द व्हाइट सिल्क ड्रेस मूवी की कहानी है साल 1954 की, जब फ्रांस ने इंडो चाइना पर कब्जा कर रखा होता है और लोग अपनी आजादी के बिल्कुल नजदीक होते हैं। उसी बीच एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है जिसने क्या कुछ नहीं झेला, उस औरत ने क्या कुछ नहीं सहा, फिर भी उम्मीद का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। मूवी स्ट्राइप की पिटारे से है 2006 की वियतनामीज मूवी द व्हाइट सिल्क ड्रेस। डायरेक्टर लू हुयान, IMDb 7.5। मूवी की शुरुआत हुई एक घर के कमरे में जहां एक औरत दान नाम की लड़की को खूब पीट रही है। दरअसल वो औरत दान की मालकिन है जो उसे खाना जला देने की वजह से गाली गलौज मार पीट रही है। किस लड़के के ख्याल में खोई रहती है जो सारा खाना जला दिया, ले अब सूंघ इस खाने को, मैंने खरीदा है तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगी। बेचारी दान बहुत जोर जोर से रो रही है, माफी मांग रही है, लेकिन मजाल है कि मालकिन रुके, तुम्हारा अब किसी से भी मिलना जुलना बंद। ये सब कुछ बाहर खड़ा होकर गिम नाम का एक लड़का चुपके से देख रहा होता है और मन ही मन रो रहा है। इसके बाद वो खुद को कोसता हुआ वहां से चला गया। अब दान रोती हुई खेतों में काम करने चली गई। खेत के उल्टी तरफ वही किम खड़ा है। दान को देख वो उसके पास आया और उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? दान ने उसे पूछा। कुछ नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आकर आराम कर लो, मैं बाद में तुम्हारे बदले सारा काम कर दूंगा। और फिर दान और गिम दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। गिम बोला, हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन कहाँ ये तो मुझे भी नहीं पता। दरअसल गिम और दान दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन दोनों ही गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए दोनों इस गुलाम भरी जिंदगी को छोड़कर अपनी एक अलग जिंदगी बसाना चाहते हैं, लेकिन ये बस उनके लिए एक सपने जैसा ही है जो कभी पूरा नहीं होने वाला। बात करते करते समय ज्यादा बीत गया। अब दान अपनी टोकरी लेकर वापस घर को चली गई। यहाँ कुछ फ्रेंच अफसर को देखते हैं जिन्होंने वहीं के कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा है। उन दिनों हर तरफ फ्रांस का ही राज था, इसीलिए उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। मिस्टर फान नाम का भी एक आदमी उन्हीं फ्रेंच लोगों के साथ बैठा है। यही वो आदमी है जिसकी गुलामी गिम करता है। एक बार गिम को मालकिन फान के घर से चावल चुरा कर ले जाते हुए एक नौकर ने देख लिया। दरअसल गिम ये चावल मुई और उनके परिवारों के लिए लेके जा रहा है। वो लोग बहुत दिनों से भूखे हैं। उसने उस नौकर को मालिक से ये बात बताने को मना किया। ये सुनकर उस नौकर ने भी उसकी मदद की। अब यहाँ रात में गिम के मालिक की बीवी अपने एक दोस्त से मिलने जा रही है। उसने गिम से कहा कि अगर मालिक पूछे तो बता देना कि मैं मिसेस होई के घर जा रही हूँ। मालकिन के जाने के बाद गिम भी अपनी वायलिन लेकर दान से मिलने निकल गया। दोनों उसी खंडहर में मिलते हैं जो जंग की वजह से उजड़ चुकी है। यही दोनों की मिलने की जगह है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ दान, ये कहकर गिम ने अपनी पोटली से एक सफेद रंग की पुरानी सिल्क से बनी ड्रेस निकाली। मैं नहीं जानता कि यह ड्रेस कहाँ से आया, बस इतना ही जानता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ था तो इसी कपड़े में लपेटा हुआ था। मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन है, कहाँ से आए थे। जब से मेरी समझ आई है तब से मैं मिस्टर फान के यहाँ काम कर रहा हूँ। 20 सालों से ये ड्रेस मैंने संभाल कर रखी है। मेरे पास एक यही कीमती चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसे हमारी शादी का तोहफा समझ लो। अब दान ने वो ड्रेस पहनी और अगरबत्ती जलाकर भगवान बुद्ध के सामने दोनों ने मन से एक दूसरे को पति पत्नी माना। पर गिम अभी भी उदास है क्योंकि वो सामाजिक तौर पर दान से शादी करना चाहता है जैसे आम इंसान करते हैं, पर उनकी जिंदगी पर तो गुलामी का ठप्पा लगा हुआ है। दान ने उसे समझाते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो क्या हुआ अगर अभी हमारी शादी नहीं हुई तो? मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। और फिर उसके हाथ में एक बीज थमाते हुए बोली, जिस दिन ये बड़ा होकर फल देने लगे समझो उस दिन हम शादी कर लेंगे। इसके बाद उसने गिम को वायलिन बजाकर सुनाने को कहा और दान उसकी धुन में कहीं खो सी गई। अगली सुबह मिस्टर फान घर के उसी दूसरे नौकर को चावल चुराने के इल्जाम में मार रहे हैं। तुम पक्का वियतमिन हो, इसलिए ऐसी जरूरत तुमने की। उस समय नॉर्थ वियतनाम वियतमिन पार्टी के अंदर थी जो एंटी फ्रेंच और एंटी जापानीज थी। उस नौकर को मार खाता देख गिम से सहा न गया और उसने आकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। मिस्टर फान और मालकिन उसे बहुत बुरा भला कहने लगे। जरूर तुम्हें वियतमिन के लोगों ने कहा है तभी तुमने हमारे यहाँ अनाज चुराया। हमने कभी सोचा भी नहीं था। और उसे 100 डंडे मारने की सजा सुनाई। बेचारी की चमड़ी तक उधड़ गई। इतना ही नहीं, मार खाने के बाद गिम और उसके दोस्त को बंदी बनाकर रख दिया गया। उसी रात गांव के और भी लोग जो गुलामी की जिंदगी बिता रहे हैं उन्होंने मिस्टर फान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए।
ये एक घुसपैठी है जो हमारे देश को लूट रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, मारो इसे। सबने मिलकर मिस्टर फान की हत्या कर दी और इसके बाद उसकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। उनमें से कुछ लोगों ने बंदी समझकर गिम और उसके दोस्त को आजाद कर दिया। गिम चुपके से वहां से किसी तरह भागने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ दान मालकिन की बेटी के पैर दबा रही है। उसकी बेटी बोली, माँ तुम्हें पता है, मैंने दान और गिम को खेत के बगल वाले खंडहर में साथ देखा है। मैं जब भी दान से इस बारे में पूछती हूँ तो वो बात घुमा देती है। मुझे तो डर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल ये गर्भवती भी हो जाएगी और फिर कहेगी कि ये बच्चा आपके पति यानी मालिक का है। मालकिन बोली, मुझे तो यकीन ही है, आज नहीं तो कल ये गिम के साथ भागेगी। दान, अगर तू मुझे फिर उसके साथ दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों माँ बेटी मिलकर दान की खूब बेइज्जती कर रहे हैं। इसके बाद दान घर के बाहर काम करने आई तो वहाँ गिम पहले से मौजूद था। चलो दान, मेरे साथ अभी भाग चलो। वियतनाम के लोगों ने मेरे मालिक और मालकिन दोनों को मारकर उनका घर जला दिया है। आज नहीं तो कल वो यहाँ भी आ जाएंगे। यही सही मौका है, भाग चलो मेरे साथ। और दान अपना सामान लेकर गिम के साथ भाग गई। सुबह हो गई। रास्ते में खेतों में कई लोगों की वहाँ लाशें पड़ी दिखी। बड़ी मुश्किल से दान और गिम जंगल, खेत, पहाड़ पार करते हुए आखिरकार भागने में कामयाब रहे। वो साल था 1954। इंडो चाइना में 100 साल से शासन कर रहे फ्रेंच आर्मी की आखिरकार हार हुई। उसी साल जुलाई में द जेनेवा अकॉर्ड भी साइन किया गया था। वियतनाम 2 हिस्से में बट गया। नॉर्थ वियतनाम आ गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम कंट्रोल के अंदर और सदर्न वियतनाम यूएस गवर्नमेंट के साथ संयुक्त हुआ। अब साल है 1956। गिम और दान अपने कुछ महीने भर के बच्चे के साथ एक झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे हैं। दोनों गरीबी से बेहाल है, फिर भी एक दूसरे का हाथ थामकर खुशी से जी रहे हैं। चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे बारिश की मार से उनका घर घुटनों तक पानी में डूबा हो, चाहे छत टपक रही हो। पानी में डूबे घर में रखे एक चौकी में दान अपनी बेटी को गोद में लिए लोरी सुना रही है। तभी गिम को पानी में तैरती हुई वही सिल्क ड्रेस दिखी जो उसने दान को दी थी। पानी में तैरते उस ड्रेस को उठाते ही उसके अंदर उसे एक बीज दिखा जिसमें छोटे पत्ते भी आ गए हैं। ये वही बीज है जो दान ने गिम को दिया था। अब सारा पानी निकल जाने पर गिम ने उस बीज को घर के बाहर बो दिया। धीरे धीरे वो बीज एक सुंदर पेड़ के रूप में बड़ा होता जाता और साथ ही साथ बड़ा होता जा रहा है गिम का परिवार। गिम की 2 बेटियां उसके बगल में बैठी है और तीसरी बेटी दान की गोद में है। भारी बारिश और बाढ़ आया हुआ है। 1 महीना होने जा रहा है हमारी बेटी को हुए। हमें इसका कोई अच्छा सा नाम रखना चाहिए। दान बोली। गिम ने उसका नाम रखा लुत, जिसका मतलब है बाढ़। गिम और दान अपना परिवार चलाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पानी से निकाले गए सीपी यानी कि एक तरह का शेलफिश जिसे दान बेचकर घर के खर्चे में गिम की हाथ बटाती। ऐसे ही साल बीते और आया 1966। एक बार फिर से जंग छिड़ी है। उनका इतने सालों से बसा बसाया घर, वो गांव छोड़कर गिम अपनी तीनों बेटी और गर्भवती पत्नी को लेकर भागता है। जंग के खत्म होने के बाद जब वो वापस उस जगह पर आए तो वो घर बुरी तरह से टूट चुका था। सभी ने मिलकर वापस से अपने घर को खड़ा किया और फिर से वहां रहने लगे। अब की बार भी डैन ने एक बेटी को जन्म दिया। इधर किस्मत का मारा गिम दिन भर के सामान बेचकर कमाए पैसों से अपनी किस्मत जानने एक ज्योतिष के पास आया। ज्योतिष ने कहा, तुम्हारी जिंदगी कष्टों से भरी हुई है और ये साल तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बुरा रहेगा। कोई भी घटना तुम्हारे पक्ष में नहीं होगी। ये और भी ज्यादा डरा देने वाली बात है, लेकिन तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। अगर तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई तो पूरे विधि विधान से शादी करो। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पत्नी तो है, लेकिन मेरी अभी तक उसके साथ शादी नहीं हुई है। इसके बाद ज्योतिष ने गिम को शादी का एक शुभ मुहूर्त बता दिया। गिम वापस घर आकर कैलेंडर में उस तारीख वाले पन्ने पर निशान लगा देता है और फिर उसने डैन को बाजार से खरीदा लिपस्टिक तोहफे में दिया ताकि वो उसे शादी में पहन सके। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन डैन ने गिम को अपनी चौथी बेटी के लिए नाम रखने को कहा, जिसपे गिम बोला, अब मेरे पास और नाम नहीं है। इतने सालों से बस बेटियों के ही नाम रखता चला आ रहा हूँ। डैन बोली, चाहे बेटा हो या बेटी, हमारा है। तभी घर की बड़ी बेटी आन स्कूल जाने के लिए निकलती है। स्कूल में टीचर स्कूल ड्रेस ना होने की वजह से आन और नागो दोनों को ही डांटते हैं, लेकिन पढ़ने में वो बहुत अच्छे हैं। रात को खाना खाते वक्त आन ने अपनी माँ से अपनी और नागो को स्कूल छोड़ देने की बात कही। हम अब बड़े हो गए हैं माँ, और बिना स्कूल ड्रेस हमें क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा।
वैसे भी पड़ोस वाली आंटी कहती है कि हम लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। डैन ने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, भले ही वो अनपढ़ हो। और आन की बातें सुनकर दान का दिल भर आया। अगले ही दिन वो एक औरत के घर उधार लेने पहुंची। उस औरत का नाम ताम है। वो यही काम करती है, ज्यादा ब्याज में लोगों को पैसे उधार देना। लेकिन पैसे लेने के लिए उसके पास कोई महंगी चीज उधार रखनी पड़ती है। पर दान बहुत गरीब है, वो ऐसी क्या चीज गिरवी रखेगी। उसके पास तो खुद खाने के लाले पड़े रहते हैं। ताम ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और उसकी गरीबी को लेकर उसे बहुत बुरा भला भी कहा। पर वो उसे देख समझ गई कि उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। वो बोली, यहाँ पड़ोस में थोंग परिवार को एक माँ की जरूरत है जो उन्हें दूध दे सके। वहाँ काम कर ले, कुछ पैसे मिल जाएंगे। मिसेस थोंग पूछे तो मेरा नाम बता देना। अब तक दान को लग रहा था कि किसी बच्चे को दूध पिलाना है, पर वहाँ जाकर वो दंग रह गई कि उसे बूढ़े मिस्टर थोंग को दूध पिलाना है। दरअसल वो बहुत ही बीमार है और उन्हें माँ के दूध की सख्त जरूरत है। सबसे पहले तो मिसेस थोंग को उसका दूध दिखाया गया और फिर जाकर वो दान को रखने को राजी हुई। दान के लिए इस काम को हाँ करना आसान नहीं था, मगर अपने बच्चों के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए उसे मजबूरन ये करना पड़ा। कुछ दिन हुए हैं दान को मिस्टर थोंग के घर जाते हुए। अपने इस काम के बारे में उसने जिम से भी झूठ कहा है कि वो वहाँ मिसेस थोंग के छोटे बच्चे को दूध पिलाती है जिसे माँ की दूध की जरूरत है। पर जिम बेखबर है कि वहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक 80-90 साल का अपाहिज बूढ़ा आदमी है। कुछ दिन वहाँ काम करने के बाद एक दिन दान दर्जी के पास स्कूल ड्रेस के लिए कपड़ा देखने आई है। कपड़ा और सिलाई लेकर 150 दौंग हुए हैं। उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है। दान बाद में आऊंगी कहकर चली गई। अब एक दिन दान की बेटी की तबीयत खराब हो गई, उसे बुखार हुआ है, इसलिए 2 दिन से वो मिस्टर थोंग के यहाँ नहीं जा पाई। तो आज वहाँ से उनकी एक नौकरानी दान की खबर लेने उसके घर आ पहुंची। गिम ने कहा, क्या मिसेस थोंग अपने बच्चे को खुद दूध नहीं पिला सकती? नहीं तो वो मिसेस थोंग के बच्चे को नहीं बल्कि उसके पति मिस्टर थोंग को दूध पिलाती है। नौकरानी ने सब बता दिया। ये सुन गिम को तो एक बड़ा झटका लगा, लेकिन वो दान से कुछ नहीं कहता। लुट की तबीयत अभी भी खराब है और गिम बहुत गुस्सा है, उससे ठीक से बात नहीं कर रहा। आखिर में दान के पूछने पर कि बात क्या है, गिम का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने क्या गलत काम किया है? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम वहाँ किसी थोंग नाम के आदमी को दूध पिला रही हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी बेटी को जब दूध की जरूरत होगी ना तो मैं खुद उसे खाना खिला दूंगा। दान बोली, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर पर खाने का दाना नहीं है, दवाई पानी इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? तुम तो 2 हफ्तों से घर पर बैठे हो। गिम बोला, मुझसे जबान मत तड़ाओ। तुम्हारी बेटी यहाँ दूध के लिए रोती रहती है और तुम वहाँ किसी बूढ़े मर्द को अपना दूध पिला रही हो। बाढ़ के कारण काम बंद है और इतना सब कुछ जो मैंने दिया ये काफी नहीं था। हम ऐसे ही आगे भी चला लेते, लेकिन मैंने तुम्हें ये काम करने को तो नहीं कहा था। डैन कितना भी सफाई देती, अपनी मजबूरी बताती, लेकिन गिम के दिमाग में डैन की बस वही छवि उभर कर आंखों के सामने आ जाती जिसमें वो स्तनपान करा रही है। और फिर दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गिम ने दान के ऊपर हाथ उठा दिया और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। उसी रात दान दर्जी के पास आई। उसके हाथ में वही सिल्क ड्रेस है जो गिम ने उसे तोहफे में दिया था। दान ने दर्जी से अपनी बड़ी बेटी आन के नाप के उस कपड़े को बस काट कर देने की विनती की। उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो उन्हें सिलवाने भी दे सके। दर्जी ने दान की बात मान ली। कपड़ा काटते वक्त दान को वो पल याद आने लगा जिस दिन गिम ने उसे ये तोहफा दिया था और उन दोनों ने भगवान बुद्ध के सामने खुद को पति पत्नी माना था। दर्जी ने कपड़ा काटकर उसे दे दिया। दान दर्जी को धन्यवाद कहकर वहाँ से निकल गई। बहुत देर हो चुकी है और चारों तरफ सायरन भी बजने लगा है। रास्ते में कुछ पुलिस वालों ने दान को पकड़ लिया। उसका झोला जांच करने पर उन्हें वहाँ एक नोट मिला जिसमें उनके खिलाफ बगावत की बातें लिखी है। सवाल जवाब करने उसे जेल लाया गया, पर दान तो इन सबसे अनजान है। उस रात उसे बहुत मारा गया। सुबह हो गई। कुछ ना मिलने पर दान को छोड़ दिया गया। लंगड़ाती हुई वो सड़क पर चल रही है। उसे ही ढूंढता हुआ गिम उसके पास भागता हुआ आया और दान उसकी गोदी में बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी वही सफेद सिल्क ड्रेस इधर उधर बिखर गए। दान उसे पीठ पर उठाकर घर ले आया। रात के वक्त दान उन्हीं कपड़ों को सिल रही है, ना कुछ बोल रही है ना बात कर रही है, और दूसरी तरफ बच्चों के साथ बैठकर गिम भी पढ़ाई कर रहा है। कुछ रातें सिलाई करने के बाद वो ड्रेस सिलकर तैयार हो गई, लेकिन भले ही उनके पास स्कूल ड्रेस नहीं थे,
फिर भी वो लोग छुप छुप कर स्कूल पढ़ने जाया करते। अब दान ने आन को बुलाकर वो ड्रेस पहनाई। ये मुझे एक ही बार पहनने का मौका मिला था और वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा लम्हा था। अब तुम्हें इसे संभाल कर रखना है और मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। आन खुश तो बहुत है, लेकिन उसे अपनी बहन नागो के लिए बुरा लग रहा है। वो अपने क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट है। वो उसे ये ड्रेस देना चाहती है ताकि वो पढ़ने जा सके। एक अच्छी शिक्षा हमें घर से ही पहले मिलती है। गरीब जरूर है वो लोग, लेकिन दिल से उनके जैसा अमीर शायद कोई होगा। दान ने नागो से कहा, अगली बार पैसे होंगे तब मैं तुम्हारे लिए भी ड्रेस सिलवा दूंगी। आन ने भी उसे समझाया, माँ ने इसे दोनों के लिए बनाया है, इसलिए तो मेरे नाप का बना है ताकि हम दोनों इसे पहन सके। और फिर उसके कान में फुसफुसा कर कहा, हम दोनों इसे मिलकर पहनेंगे। आधी रात में दान और गिम बाहर बैठकर बात कर रहे हैं। दान अफसोस जताता है, मैं आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा ना कर सका, न अपने बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस बनवा सका। तुम्हें प्यार करना, तुम्हें समझाने के बजाय मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हें मारा। ये पाप कैसे हो गया मुझसे? ना मैं अच्छा पति बन सका, ना बाप का फर्ज पूरा कर सका। उसने दान से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो दान। दान बोली, तुम अपनी जगह सही थे, पर तुम इतना समझ गए कि मैंने ऐसा क्यों किया, इतना ही मेरे लिए काफी है। तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। तुमने भी मेरे और बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियां दी है। हम गरीब हैं, पर हम खुश हैं। हमारे बच्चे खुश हैं। मैं दुआ मांगती हूँ कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाए और हम एक शांति से जिंदगी गुजारे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। उस रात दोनों ने आपस में बात करके अपने अपने दिल का बोझ हल्का किया। अब अगली सुबह आन हंसते खिलखिलाते हुए स्कूल पहुंची। आज उसे क्लास में बैठने से कोई नहीं रोकेगा। आज उसे कोई नहीं डांटेगा। सभी बच्चे उसकी सफेद सिल्क ड्रेस को निहारते हैं। यहाँ टीचर ने सभी को निबंध लिखने को दिया था। जिसका सबसे अच्छा होगा वो पूरे क्लास को अपना निबंध सुनाएगा। टीचर ने आन को बुलाया और कहा, क्या तुम मुझे और पूरे क्लास को बता सकती हो कि तुमने व्हाइट सिल्क ड्रेस पर निबंध क्यों लिखी? मैम, हमारा परिवार बहुत गरीब है और इस गरीबी में मेरी माँ की सिल्क ड्रेस के अलावा हमारे पास और कोई कीमती चीज नहीं है। मैं अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैं आज स्कूल में पढ़ सकती हूँ। इसके बाद आन ने अपना निबंध पढ़ना शुरू किया। ये जो रेशमी कपड़ों से बना ड्रेस है जो मैं और मेरी बहन पहनती है, वो मेरी माँ की है। मेरे माँ और बाबा 1954 में अपनी जगह अपना गांव छोड़ आए। मेरी माँ अपने साथ सामान में बस यही एक सफेद रेशम का कपड़ा लाई थी। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है। मेरे बाबा का उनके शादी में दिया गया एक अनमोल तोहफा है। दक्षिणी की ओर बढ़ते बढ़ते कई गांव उन्होंने पार किए, लेकिन खाने और रहने का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं मिला। जब मैं उनकी कोख में आई तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक घर बनाया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। मेरे बाद मेरी 3 और बहनों ने जन्म लिया। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हर साल बाढ़ आता है। मेरे माँ बापा रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बाढ़ के वक्त उनके पास कोई काम नहीं होता। कभी कभी वो हमारा पेट भरने के लिए खुद भूखे सो जाते। लेकिन इतनी मुसीबतों के बाद भी मेरी माँ ने कभी नहीं चाहा कि हम स्कूल छोड़े। इतनी गरीबी में भी हमें खुश रखते। माँ कहती है कि लड़कियों को सुख आराम से रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि वो क्या चीज होती है। माँ बहुत मुश्किलों से गुजरती है ताकि हमें बड़ा कर सके और हमारी जिंदगी ऐसी ना हो जैसे उनकी रही है। अब इसके बाद जैसे ही स्कूल का लंच ब्रेक हुआ, आन दौड़ते भागते हुए अपनी बहन नागो के पास पहुंची जो उसका इंतजार कर रही है। उसने जल्दी से अपनी ड्रेस उतार कर उसे पहनने को दी। अब आधा बचा हुआ स्कूल का समय वो पढ़ सके। ऐसे ही करके वो दोनों स्कूल जाया करते। यहाँ रोज गिम कैलेंडर से हर एक दिन की तारीख फाड़कर अलग करता। उसे अपनी शादी की तारीख का इंतजार है। अब एक दिन नागो की क्लास चल रही है और गलती से स्याही उसके ड्रेस पे गिर जाती है। पूरे रास्ते रोते रोते वो घर पहुंची और बड़ी बहन आन को सारी बातें बताई। दीदी, प्लीज माँ को कुछ मत बताना, वो बहुत गुस्सा करेंगी। अब दोनों घर से निकलकर नदी के पास जाकर स्याही के दाग को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं छूटा। दोनों बहुत रोने लगे। इसीलिए नहीं कि माँ डांटेगी, बल्कि इसीलिए कि ये जानकर माँ का मन दुखेगा। आखिरकार माँ को उन्हें बताना ही पड़ा, लेकिन माँ उन्हें कुछ नहीं कहती और बार बार ना जाने कितनी बार नदी के पास बैठकर कपड़े को धोती रहती है। नागो को बहुत बुरा लग रहा है कि वो माँ की कही बात इसे संभाल कर नहीं रख पाई। भले ही यह ड्रेस स्कूल के बाकी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं है, क्योंकि इसे माँ ने रात रात भर जगकर लालटेन की मंद रोशनी में सीला है ताकि हम बहनें स्कूल जा सके। कोई भी अगर मेरी माँ की मेहनत को देखेगा तो उसे भी यह सबसे खूबसूरत ड्रेस लगेगी।
माँ ने हमें बिना कुछ कहे बस कपड़े धोती रही। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं और मेरी बहन दोनों बहुत मेहनत करेंगे। उनकी कोशिशें, हमारे लिए माँ ने जो भी कष्ट उठाए वो मैं जाया नहीं होने दूंगी। अब तक ये जो भी हुआ आन अपने निबंध में पढ़ रही है। उसका आखिरी वाकया जो वो कह पाई, मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी टेलर बनूं। और तभी अचानक स्कूल में भयंकर बमबारी होने शुरू हो गई। छोटे छोटे बच्चे जो कल देश का भविष्य बनते, कुछ बेहतर करते, लेकिन इस जंग ने उनसे ये हक भी छीन लिया। जंग सिर्फ बर्बादी लाता है। हर तरफ बच्चों की लाशें पड़ी है। दान भी दौड़ते हुए आई। वो अपनी आन को ढूंढ रही है और फिर उसे वो लाशों के ढेर में पड़ी मिली। अपनी बच्ची को सीने से चिपका कर दान करहाने लगी। उस दर्द, उस एहसास को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। बस ऐसा लगता है मानो शरीर से रूह निकाल ली गई हो। आन के निबंध के आखिरी पंक्तियां, मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी टेलर बनूं और अपनी माँ को एक सुंदर सा शादी का ड्रेस बना कर दूं। मैंने कभी माँ को अच्छे कपड़ों में नहीं देखा है। बहुत खूबसूरत दिखेंगी वो, मुझे पता है। मेरे बाबा भी यही कहते हैं। मैं अपने माँ बाबा का हर सपना पूरा करूंगी। उन्हें मुझ पर गर्व होगा। उस रात बहुत बारिश हुई। आज तो ऊपर वाला भी आंसू बहा रहा है। अगली सुबह गिम आन की लाश को गोद में उठाए दफनाने ले जा रहा है। उसका पूरा परिवार बिलख बिलख कर रो रहा है। रोते रोते आन की लाश को दफनाया गया। अब दान ने आन की स्कूल ड्रेस को छोटा कर नागों के नाप का सिल दिया। जीने की आशा अभी भी उनमें खत्म नहीं हुई है। किसी तरह आन की याद में वो जी रहे थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक बार गिम और दान दोनों नदी के बीचों बीच काम कर रहे होते हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे दान की भी डूबकर वही मौत हो गई। आन की मौत से उबरे नहीं थे कि माँ भी चल बसी। फिर भी जिंदगी तो गुजारनी है। हर रात गिम दान के याद में जगा रहता। वो उसका नाम भी लिखना सीख चुका है। आज वो तारीख है जब वो दान से शादी करता और उसी दिन एक बार फिर जंग छिड़ी। दान अपने तीनों बच्चों को साथ भाग रहा है और भी अलग अलग गांव से लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इतने में अचानक नागो को याद आया कि वो माँ का वही ड्रेस घर पर ही भूल आई और उसे लेने वो वापस दौड़ी। गिम भी उसके पीछे भागा उसे रोकने। कई धमाकों के साथ हजारों लोग मारे गए, गिम और इसका परिवार भी। दोस्तों, इस कहानी में उस जमाने के वियतनामीज औरतों को दिखाया गया है जो जंग के समय भी मजबूती से खड़ी रही। इतनी संकट, इतनी गरीबी में भी वो गिरी नहीं। पूरी कहानी में सफेद रेशमी पोशाक का जिक्र हुआ है, जिसे वियतनामीज भाषा में आओ डाई कहते हैं। आओ मतलब कुर्ती और डाओ मतलब लंबा। ये उनका नेशनल ड्रेस भी माना जाता है, जिसमें एक औरत की शख्सियत झलकती है जो अंदर से नरम, मासूम, प्यार की मूरत है तो बाहर से उतनी ही ताकतवर, कर्मठ और हर परिस्थिति में ढलने वाली, जो अपने परिवार की सुरक्षा, भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तारीख 30 अप्रैल 1975, जब आखिरकार वियतनाम में चली आ रही जंग खत्म हुई, जिसे रीयूनिफिकेशन डे या विक्ट्री डे भी कहा जाता है। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम मिलकर एक वियतनाम हुए और इस कहानी का अंत भी एक बेहद खूबसूरत पंक्तियों से हुई। कुछ ऐसी है, मेरी माँ कहती है, आओ डाई एक सफेद रेशम की पोशाक वियतनामीज महिलाओं की अपार पीड़ा के साथ साथ उनकी उदारता का प्रतीक है। दर्दनाक कठिनाइयों के माध्यम से, अनगिनत युद्धों के कारण भयानक विनाश के माध्यम से वियतनामी सफेद रेशम की पोशाक अभी भी अपनी सुंदरता बनाए रखती है। और एक वियतनामीज महिला की सुंदरता उसके सफेद त्वचा नहीं है और ना ही गुलाबी गाल और लाल होठ है, बल्कि नरम और सुंदर आओडाई के जैसे है, जो उनकी मासूमियत और गरिमापूर्ण को दिखाता है। दोस्तों, इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यही खत्म हुई। दोस्तों, जल्द फिर से मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर के ड्रामा 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। वहाँ आपको अलग अलग तरह के कोरियन ड्रामे सुनने को मिलेंगे जो कि बहुत ही रोमांचक, बहुत ही खास होते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।